को 3 होम असाइनमेंट्स दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। जी जनाब बताइए, हो गए सॉल्व? जी शबनम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। एफर्ट्स का पैटर्न समझा दें, मतलब एफर्ट्स का पैटर्न मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह सना, मनीबा जी, होम असाइनमेंट्स में बताइए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई इश्यू? इसका अगेन मैं एलएमएस में नहीं बना सकती अनफॉर्चुनेटली। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वेरी सिंपल, राइट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। होपफुली किसी को कोई इश्यू नहीं आया होगा इसमें। हो गए? अभी अरसलान हम टी अकाउंट्स देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो होपफुली उसके अंदर आपको एफओएच का समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये अगर आप रेफर कर रहे हो टू व्हाट वी डिड ऑन सैटरडे, तो इसको भी हमने डिटेल में वैसे भी देखना है, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह आपका होपफुली उसमें आपको फिर प्रॉब्लम अब नहीं होगा, ठीक है? चलें जी, तो हम लोगों ने सैटरडे को जर्नल एंट्रीज देखी थी कि हमारे जब कॉस्ट लो इन जी क्लास ऑफ फैक्ट के पॉइंट्स अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हुए, इसलिए मैं अभी वो नहीं कंफर्म कर रही, ठीक है? वो जैसे ही कंफर्म होंगे आई कंफर्म कि भाई क्या उसमें हिसाब किताब बनता है, ठीक है? चलें जी, तो हमारे पास क्या पोजीशन थी, एक मिनट मैं जरा इसको देख लूं कि मेरे पास खुल क्यों नहीं रहा है। एफओएच चैप्टर ई, ये रहा कॉस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। स्क्रीन आ रही है जनाब, मैंने शेयरिंग पे लगा दी हुई है, मेरे ख्याल से सबको स्क्रीन विजिबल है। आप री लॉग इन कर लें जल्दी से, ठीक है? तो हमने जो जर्नल एंट्रीज की थी मैंने आपको उनको बेसिकली प्रेजेंट भी करके बता दिया था, ठीक है? हमने एक्स के टर्म्स हमने एक्स के टर्म्स में एज मतलब मैंने आपको बेसिकली जर्नल एंट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट कर दी थी कि किस तरीके से हमारा जो है वो पूरा हिसाब किताब होता है, ठीक है? अब इसके अंदर ऑब्वियसली बात है फिगर्स के साथ अगर हम करते हैं तो क्या होगा, वो आगे हमारी एग्जांपल आ रही है, ठीक है? तो इसको जरा देखते हैं। शारिक लिमिटेड हैड द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज ऑन जनवरी 1। रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश्ड गुड्स है, दीज आर ऑब्वियसली योर ओपनिंग स्टॉक्स, ठीक है? फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर मेड। तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी थी? मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट ऑफ ₹7,50,000, ठीक है? यानी कि एक्विजिशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। Materials issued to production worth 770,000, of which ₹1,20,000 was indirect material। अच्छा जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000 ने तो जाना है एफओएच कंट्रोल अकाउंट के अंदर, है ना? और जो बाकी है वो किधर जाएगा? जर्नल एंट्रीज पर आते हैं, वो बाकी आपके पास कहाँ जाने? बल्कि मैं आपको यहाँ पे जो मैंने ये पेंट पे बनाया था, ये टी अकाउंट जो बनाए थे उसके थ्रू हम देख लेते हैं ना। डायरेक्ट मटेरियल जाना है सीधा डब्ल्यूआईपी अकाउंट में, इनडायरेक्ट मटेरियल ने पहले जाना है एफओएच कंट्रोल अकाउंट में, है ना? और फिर एफओएच कंट्रोल अकाउंट से वो आगे जो अप्लाइड फिगर है वो जाएगी किधर? आपके डब्ल्यूआईपी के अकाउंट के अंदर। तो आई होप ये बात थोड़ी बहुत आप सबको, अब ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगी, फिगर्स के साथ हम करेंगे तो फिर। Payroll for the year was rupees 1.5 million, including 300,000 of indirect labor। तो वही वाली बात आ जाएगी, 300,000 जो है वो पहले एफओएच में जाएगा और एफओएच से फिर आगे अल्टीमेटली डब्ल्यूआईपी में जाएगा। लेकिन जो 1.2 मिलियन है, जो रिमेनिंग है, जो डायरेक्ट मटेरियल है, वो डायरेक्टली डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा, ठीक है? फैक्ट्री ओवरहेड वाज चार्ज टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है? तो ये आपके पास क्या हो गया? ये अप्लाइड ओवरहेड की फिगर हो गई है ना। ये अप्लाइड ओवरहेड की आपके पास अमाउंट आ जाएगी कि आपका रेट आपको दिया हुआ है कि 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है आपकी? 1.2 मिलियन, है ना? तो 1.2 मिलियन का 60% आपका क्या हो जाएगा? अप्लाइड ओवरहेड। आगे चलते हैं। गुड्स वर्थ ₹2,495,000 वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। फिनिश्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2.4 मिलियन वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये क्या है? ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना? इतनी की कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास हो गई। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। अब नीचे इसका ऑब्वियसली बात है
एग्जाम्पल है तो इन्होंने पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। अब आप मुझे जरा जल्दी से बताइए, क्या डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस, मतलब आपके सामने। नहीं जनाब, पेरोल का क्या मतलब है हमजा? हाँ जी, पेरोल का क्या मतलब है? हम 2 दिन से पेरोल का काम करते आ रहे हैं, पेरोल लिखते आ रहे हैं पेरोल का मतलब लेबर है बेटा, ठीक है, पेरोल। तो क्या चाह रहे हैं कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप खुद ही सॉल्व करवाऊं, या इसको हम एग्जांपल से देख लें, किस तरह से समझ आएगा ज्यादा? अब यहाँ पे मसला ये कि हाँ, यहाँ पे मेरे पास ऐसे हाइलाइटर तो है, ऐसे समझ आ रहा है, ठीक है। चले, मैं एक काम ये करती हूँ कि जो हो जाएगा ना, जो एंट्री हो जाएगी उसको मैं फिर हाईलाइट कर दूंगी, इस तरह से कर देते हैं। हाईलाइटर मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, ठीक है जनाब। चले जी, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स, इनका जरा ओपनिंग बैलेंसेस हमें प्लेस करने हैं अपने टी अकाउंट्स में। रॉ मटेरियल का ये बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 100,000। तो जो रॉ मटेरियल अकाउंट है, इसको इसने मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कह दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी कहते हैं। तो ये जो ब्रॉट डाउन है बेसिकली, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। 100,000 का ओपनिंग बैलेंस आपने इधर लिख दिया रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट के अंदर। दूसरा आपका क्या है ओपनिंग बैलेंस? दूसरा आपका ओपनिंग बैलेंस है वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट भी हमने पढ़ा है कि कुछ होता है ना। तो दूसरा जो हमारा अकाउंट है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, ये भी आपका एसेट अकाउंट है। उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपने यहाँ पे डाल दिया। $1,25,000 का आपके पास क्या है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो उन्होंने आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो फिनिश गुड अकाउंट का दिया हुआ है। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट 80,000, ठीक है, 80,000 का आपके पास आ गया फिनिश गुड। तो ये फिनिश गुड का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है ना, ये आपके पास आपने प्लेस कर दिया। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जो डबल एंट्रीज पास होनी है ना। ओपनिंग बैलेंस के तो कोई डबल एंट्रीज नहीं है। मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट ऑफ 7,50,000, बिल्कुल सिंपल है, आप बगैर देखे मुझे इसकी डबल एंट्रीज बता सकते हैं आराम से ना। इन्वेंट्री जब परचेज करेंगे तो अब यहाँ पे हम क्या फॉलो करते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यस। और वैसे भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे आपने हमेशा पर इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करना है। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेबल ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? पेबल है, क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है, क्रेडिट पे खरीदा है, बिल्कुल ठीक। तो 7,50,000 से रॉ मटेरियल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया और पेबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अनस, अगर आपका सवाल इससे रिलेटेड है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आपको पता है कि बाद में मैं लेती हूँ क्वेश्चंस। चलें आगे चलते हैं। मटेरियल्स इशू टू प्रोडक्शन वर्थ 7,70,000, इसकी क्या डबल एंट्री होगी जब आप मटेरियल इशू करते हैं? अच्छा, 7,70,000 के अंदर ऑब्वियसली बात है हमारे पास बाइफिकेशन आ रही है। मुझे बताइए कि डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 770 माइनस 120, यस, यानी कि 650, यस। 6,50,000 हमारा डायरेक्ट मटेरियल है और 1,20,000 हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। जो भी है पूरा 7,70,000 का रॉ मटेरियल अब आपकी इन्वेंट्री से निकल गया। अब वो रॉ मटेरियल नहीं रहा, वो इश्यू हो गया है ना। लेकिन उसको हमने ब्रेक करके करना है। जो डायरेक्ट मटेरियल है 6,50,000 का, इधर वर्किंग नहीं हुई भी, आप चाहें तो अपने पास उसको नोट कर लें। हाउ डिड यू कैलकुलेट 650? 650 इज व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट है 770 माइनस 120, वो आपका चला जाएगा डायरेक्टली WIP अकाउंट के अंदर। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो पहले किसका पार्ट बनना है? FOH का पार्ट बनना है। तो एक्चुअली 7,70,000 से आपका मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो आपकी रॉ मटेरियल के वेयर हाउस से निकल रहा है, ठीक है, और इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डेबिट हो रहा है। तो हम डबल एंट्रीज देखेंगे प्रॉपर। WIP में डेबिट हो रहा है 6,50,000 और FOH के कंट्रोल अकाउंट के अंदर, जो कि उन्होंने नहीं रिक्वायर किया हुआ,
ठीक है, तो हमने उसको बनाया हुआ भी नहीं है, सिर्फ ये 3 इन्वेंट्री अकाउंट्स मांगे हुए। तो एफओएच का कंट्रोल अकाउंट अगर बनाना होता तो वो हम डेबिट करते थे कितने से, 1,20,000 से। ठीक है जनाब, अगर बनाना होता तो। यहाँ पे वैसे एफओएच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी हुई, वरना वो हम बना भी लेते उसको। ठीक है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको नहीं दिए हुए, तो कोई बात नहीं, इन्होंने रिक्वायर भी नहीं किया हुआ, इस वजह से मसला आ रहा है। ठीक है, तो 770 1,20,000 का ये किस्सा हो गया खत्म। पेरोल फॉर द ईयर वाज 1.5 मिलियन। अब ये क्या है, पहले ये परचेज होगा ना, मतलब ये एक्वायर होगा। पेरोल अकाउंट के अंदर आपके पास पहले डबल एंट्री क्या पास होगी, 1.5 मिलियन से आप कहेंगे कि जी पेएबल आपने अराइज करना है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो पहले डबल एंट्री क्या पास होगी, पेरोल अकाउंट आपका डेबिट होगा और कैश या पेएबल क्रेडिट होगा। क्लियर हो गई बात। ना इन्होंने आपसे पेरोल अकाउंट मांगा है, ना इन्होंने आपसे कैश या अक्रूव पेरोल का अकाउंट मांगा है, तो इस वजह से इसका ये जो पहला इफेक्ट है ना, एक्विजिशन, स्टेप नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसकी कोई डबल एंट्री हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अब जब दूसरा स्टेप आ जाता है इश्यूज टू, मतलब इश्यूज आपका जब होता है इश्यू ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उस पे सेकंड स्टेप पे क्या डबल एंट्री पास होगी, उसमें इन तीनों अकाउंट्स में से कोई अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्या डबल एंट्री पास होगी जी, बताइए जरा, इसको मैं कैसे रिफ्लेक्ट करूंगी। 1.2 मिलियन मेरा कैसे शो होगा और 3 लाख कितना शो होगा, कैसे शो होगा। स्टेप नंबर 1 पे तो एंट्री पास हो जाएगी पेरोल अकाउंट डेबिट और अक्रूड पेरोल क्रेडिट 1.5 मिलियन से, वो दोनों अकाउंट्स हमें नहीं बनाने। स्टेप नंबर 2 जो है वो इश्यूज टू फैक्टर्स ऑफ इश्यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पूरी डबल एंट्री बताइए, डबल एंट्री बताइए, खुद सोच के, चेक नहीं करना पीछे से। वो आप खुद सोचें कि जब हम अपना लेबर लगाएंगे प्रोडक्शन के अंदर तो डबल एंट्री क्या पास होगी, पेरोल अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। उल्टा बता दिया आपने हमजा। अब उसको हम वर्क इन प्रोसेस में लगा रहे हैं, है ना, अब उसको हम वर्क इन प्रोसेस में लगा रहे हैं। तो जो इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर है उससे एफओएच डेबिट होगा, जो डायरेक्ट लेबर है उससे डब्ल्यूआईपी डेबिट होगा और पेरोल क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड, अब्दुल्ला का जवाब बिल्कुल प्रॉपर है, मुनीबा आपका भी बिल्कुल ठीक है। WIP 1.2 मिलियन से डेबिट होगा, FOH 0.3 मिलियन से डेबिट होगा, पेरोल अकाउंट 1.5 मिलियन से क्रेडिट होगा। वेरी गुड, क्या मुझे उसको रिवाइज करने की जरूरत है। देखिए स्टेप नंबर 1 पे जब हम लेबर को कहेंगे कि हमने लेबर अक्वायर किया, तो स्टेप नंबर 1 जो है हमारा एक्विजिशन ऑफ लेबर, इसको हम कह देते हैं। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ लेबर पे डबल एंट्री क्या पास होगी, पेरोल अकाउंट डेबिट होगा 1.5 मिलियन से, अक्रूड पेरोल क्रेडिट होगा 1.5 मिलियन से। और ये ना, इन दोनों अकाउंट्स में से कोई अकाउंट हमें नहीं बनाना, तो इसलिए हम इस चीज को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहे कहीं पे। हमारे पास इन तीनों अकाउंट्स में से जो, ठीक है, इश्यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो स्टेप नंबर 2 है, उसमें हमारे पास क्या डबल एंट्री पास हो रही है, उसमें हम कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट लेबर है 1.2 मिलियन का, उससे डब्ल्यूआईपी डेबिट होना है। एफओएच अकाउंट जो है कंट्रोल अकाउंट, उससे 0.3 मिलियन डेबिट होना है ना, और पेरोल अकाउंट क्रेडिट होना है। तो यहाँ पे उसने आपको डब्ल्यूआईपी अकाउंट आपसे मांगा गया है ना, पेरोल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस वजह से हम लोग इन्वॉल्व होंगे इस वाले स्टेप के ऊपर। ठीक है, हम लोग का बेसिकली इस वाले स्टेप में रिक्वायर्ड जो भी हमारे अकाउंट है वो इन्वॉल्व हो रहा है, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ना एफर्ट्स अकाउंट मांगा जा रहा है, ना पेरोल अकाउंट मांगा जा रहा है। तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट को 1.2 मिलियन से आप सिर्फ देखेंगे कि वो आपको डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है। 3 लाख आपको कहीं नहीं नजर आएगा, है ना, क्योंकि 3 लाख कहाँ डेबिट होना है, 3 लाख डेबिट होना है एफओएस कंट्रोल अकाउंट में, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट इन द सोल्यूशन। इसी तरह से पेरोल अकाउंट क्रेडिट होना है 1.5 मिलियन से, वो भी रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए वो बना हुआ भी नहीं है और हम बनाएंगे भी नहीं, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये एग्जांपल पढ़ते हुए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि 1.2 मिलियन कहाँ से आया, 1.2 मिलियन आया 1.5 माइनस 3 लाख। ठीक है, और ये भी आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई 3 लाख कहाँ गया। 3 लाख जो है वो कहीं पे भी हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की वजह से कहीं पे भी हमें नजर नहीं आएगा। तो होपफुली यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, तो इसलिए मैं जरा इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ। इज दैट क्लियर।
जो रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ 1.2 मिलियन की इन्वॉल्वमेंट है। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड वाज चार्ज टू प्रोडक्शन एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसमें भी एफओएच में भी दो स्टेप्स हैं, है ना। एफओएच में भी क्या है, एफओएच में भी स्टेप नंबर 1 में जब आप अक्वायर करते हो, एक्विजिशन ऑफ एफओएच कह देते हैं, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ एफओएच में डबल एंट्री क्या पास होती है, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है ना। और क्या क्रेडिट होता है, कैश या पेबल, कैश या पेबल क्रेडिट होता है। किस फिगर से, आपके पास जो भी आपका एक्चुअल एफओएच है, एंड दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। आपको ये नहीं बताया हुआ कि भाई एक्चुअल एफओएच क्यों इतने हैं, क्योंकि आपको इनकी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको इनकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इस डबल एंट्री में ना डब्ल्यूआईपी अकाउंट हिट हो रहा है, ना रॉ मटेरियल अकाउंट हिट हो रहा है, ना फिनिश गुड अकाउंट हिट हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो अगर गिवन होता तो मैं आपको बनवा देती, लेकिन अब गिवन ही नहीं है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली किस चीज में वो इन्वॉल्व हो रहा है, इश्यू ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब हम इश्यू ऑफ एफओएल बेसिकली जब करते हैं कि हम एफओएल जब लगा रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर, तो फिर उसमें डबल एंट्री क्या पास होती है, फिर हमें आता है कि डब्ल्यूआईपी अकाउंट आपने डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है आपने, एफओएच कंट्रोल अकाउंट। अब यहाँ पे जो डबल एंट्री पास होती है वो किसके बेसिस पे पास होती है, वो होती है अप्लाइड एफओएच, और अप्लाइड एफओएच की आपको इन्फॉर्मेशन देती है ना। तो अप्लाइड एफओएच कितना है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो आपके पास कितना है, उसने ये कहा कि 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो 60% ऑफ कितना, 1.2 मिलियन, कितना आ रहा है, 60% ऑफ 1.2 मिलियन, हाउ मच इज इट, जल्दी से बताइए। 7,20,000। तो देखिए यहाँ पे 7,20,000 से WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है और FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, जो कि हमें नहीं बनाना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो 7,20,000 से आपने डबल एंट्री के पास कर दी, तो दिस इज द ओनली रेलेवेंट आइटम, ठीक है। मैं इसलिए ये एग्जांपल गो थ्रू करवा रही हूँ ताकि सॉल्व करते हुए खुद उसको आप कंफ्यूज ना हो कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जब हम अपने रॉ मटेरियल अकाउंट को देखते हैं, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में अभी जो हाईलाइटेड है हमने ये डबल एंट्रीज पास कर दी है, WIP कंट्रोल अकाउंट में ये पास कर दिए हैं। तो हो क्या रहा है, आपने प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल भी लगा दिया, डायरेक्ट लेबर भी लगा दिया, इनडायरेक्ट लेबर भी लगा दिया, है ना, और आपने एफओएच भी लगा दिया। तो अब आखिरी चीज क्या बचती है, अब कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन नहीं आता है ना। वो कह रहा है कि सारे तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने लगा दिए, इशू कर दिए, सबकी हमने एंट्रीज भी पास कर दी। तो अब चीज क्या होती है कि अब आपके पास कंप्लीशन आता है, goods worth ₹2,495,000 were completed during the year। तो अब क्या हिसाब किताब होगा कि वर्क इन प्रोसेस में अभी प्रोडक्शन में आपने तीनों चीजें जो लगाई थी, तीनों चारों चीजें, ठीक है, मटेरियल, पेरोल, एफओएच, अब वो हो गया है कंप्लीट, अब उनके ऊपर कंप्लीशन हो गया। तो डबल एंट्री क्या पास होगी, 2,495,000 के वर्थ ऑफ गुड्स आर नॉट योर वर्क इन प्रोसेस एनी मोर। वर्क इन प्रोसेस तो वो होते हैं जो कि आइटम्स अंडर प्रोडक्शन है, राइट। तो डबल एंट्री क्या पास होगी, WIP इन्वेंट्री अकाउंट से वो निकल जाएगा 2,495,000 और वो कहाँ चला जाएगा, वो आपके फिनिश गुड के वेयर हाउस में चला जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब ये करने के बाद हमने कहा कि भाई हमारा इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस का काम को खत्म हो गया, है ना। मटेरियल अकाउंट से भी सारा काम जो होना था वो खत्म हो गया, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस का भी जो काम होना था वो खत्म हो गया। तो आप क्लोजिंग बैलेंसेस आपने निकाल लिए। रॉ मटेरियल का सारा काम करने के बाद, परचेजेस और इश्यूज करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो आ रहा है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। 80,000 का क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस के अंदर हम क्या कहेंगे कि ये भी बैलेंसिंग फिगर होगी, हम ये कहेंगे कि 200,000 वर्थ ऑफ यूनिट्स, यानी कि वर्थ ऑफ इन्वेंट्री वाज स्टिल इन प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द पीरियड। 2 लाख की अभी भी इन्वेंट्री थी जिसके ऊपर अभी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, इस पर फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट लगनी है, ठीक है। तो यानी कि वो अब हम अगले पीरियड में ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर चीजें लगाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं फिनिश गुड्स के अकाउंट में। फिनिश गुड्स के अंदर अब बस एक ही चीज रह गई है, कंप्लीशन और प्रोडक्शन के बाद क्या चीज रहती है, अब उन फिनिश गुड्स को सेल किया जाए, है ना। तो फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग थे 80,000 के,
आपने फर्दर मैन्युफैक्चर किए 2495 के और आपने सेल किए 2.4 मिलियन के, तो डबल एंट्री इनकी क्या पास हुई? 2.4 मिलियन से क्या हो रहा है? फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो याद है ना आपको, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जब आप सेल करते हैं तो आपके पास दो डबल एंट्रीज पास होती हैं। एक तो सेल्स की फिगर से डबल एंट्री पास होती है, कैश या रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और दूसरी डबल एंट्री क्या पास होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपके पास हो गया। और ये सेल करने के बाद हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्लोजिंग बैलेंस है 1,75,000। इज दैट क्लियर? यस और नो? और ये जो 2.4 मिलियन है, ये जो 2495 है, दिस इज कॉस्ट, सारी चीजें कॉस्ट है, कोई सेल्स वैल्यू नहीं है। सिंपल एज दैट। तो अब मुझे बताइए जरा, डबल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट अब सबको क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, नो? है ना, काफी आसान है। ओवर अंडर एब्जॉर्ब का तो आपको समझ में आ ही गया है। ओवर अंडर एब्जॉर्ब की जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ जानी है। अब मुझे बताइए, इन जर्नल एंट्रीज में किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम है? जो आप कह रहे थे कि एफओएच के फ्लो का इशू है, तो एफओएच इतना ज्यादा नहीं डिस्कस इस एग्जाम्पल में हुआ, लेकिन अब मुझे बताइए थोड़ा बहुत समझ आ गया जिन भी स्टूडेंट का ये था, वरना मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल बना के टी अकाउंट समझा सकती हूँ। अगर सबको प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्लास के एंड पे इसको समझा देंगे आपको। सिर्फ कौन थे? अरसलान थे जिनको इशू था एफओएच के फ्लो के अंदर, वो कह रहे थे कि इसका समझा दे, पैटर्न क्या है। हाँ जी, जो मुझसे रिक्वेस्ट उन्होंने की थी कि एफओएच का पैटर्न समझा दें, वो कौन से स्टूडेंट थे? मुझे उनका चैट नहीं मिल रहा, किधर है उनका? बात थोड़ी बहुत क्लियर होती है। अरसलान थे, बिल्कुल अरसलान साहब पता नहीं किधर हैं। चले, आप लोगों में से किसी को, आप री लॉग इन कर लो अरसलान। किसी और को एफओएच के अंदर अभी भी कोई इशू है? अगर है तो बाकी सारी चीजें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। तो मैं एफओएच का आपको दोबारा समझा देती हूँ। एक्सेल पे हम, ओहो, चले आप क्या कर सकते हैं, कोशिश करें कि दोबारा से लॉग इन कर लें। सर अकबर से जरा कांटेक्ट कर लें, उनको कॉल कर लें, इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग हिम, कॉल करके उनसे पूछ लेंगे क्या इशू आ रहा है, क्योंकि बाकी सबको तो प्रॉब्लम नहीं है। इट्स प्रॉब्ली सम पॉइंट डाउन योर एंड, सम एरर डाउन योर एंड। तो इसमें आपके इस पे मसला होगा आपके एंड पे। हाँ जी, एफओएच का जल्दी से मुझे बताइए। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट ऑल अगेन? क्या मैं दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं क्या होगा क्या नहीं होगा? एफओएच के अंदर मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। जो हमारा एफओएच कंट्रोल अकाउंट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो हमारे पास होगा एक्चुअल ओवरहेड्स, है ना। ये कौन से ओवरहेड्स हैं? ये हमारे पास ओवरहेड्स हैं, रेंट हो गया, है ना, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैक्ट्री हो गई, है ना। ये सारी चीजें हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है।
इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर भी एफओएच है, लेकिन उसका वो डिफरेंट तरीके से आपके एफओएच कंट्रोल अकाउंट में आता है, ठीक है। यहाँ पे डबल एंट्री क्या पास होगी, जो ऑल अदर ओवरहेड्स हैं उनकी डबल एंट्री पास होगी, वो डायरेक्टली एफओएच कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट लेबर है, पहले उन्होंने मटेरियल और पेरोल अकाउंट में जाना है और फिर वहां से आना है एफओएच कंट्रोल अकाउंट में। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है ना। वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्टली एफओएच कंट्रोल अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट से आ रहा होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डेबिट साइड यहाँ पे डेबिट हो रहा होगा, और पेरोल अकाउंट से डेबिट हो रहा होगा यहाँ पे क्या, इनडायरेक्ट लेबर। आई होप दैट्स क्लियर। ये करने के बाद हम कहेंगे कि हाँ अब हमारे पास एफओएच कंट्रोल अकाउंट में सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास हो गए डेबिट साइड पे सारी एक्चुअल फिगर्स हैं कि आपने एक्चुअल क्या इनकर की, ठीक है जनाब। मोहम्मद शाहरुख, हम कौन से अकाउंट में खड़े हुए हैं अभी, एफओएच अकाउंट में। मुझे बताइए, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल का फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। मैंने आईडीएम करवा दिया था उसको, मैंने लिखा पहले गलती से डीएम और डीएल था, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे छोटा सा आई कर दिया है, इसको करेक्ट कर दें अगर आपने अभी तक करेक्ट नहीं किया। अदर देन आईडीएम एंड आईडीएल, ठीक है, ये मैंने करेक्शन करा दी थी उसके बाद। लेकिन आप खुद भी तो देखें ना, आप खुद भी तो सोचें कि एफओएच कंट्रोल अकाउंट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो आने ही नहीं है ना। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो एफओएच में आने ही नहीं है। यहाँ पे मैं एक्सक्लूडिंग आईडीएम एंड आईडीएल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आईडीएम आईडीएल भी एफओएच हैं। उनको पहले स्टेप पे तो हमने एक्चुअल ओवरहेड्स का मतलब ये कि यहाँ पे ऑल अदर ओवरहेड्स हैं, और आईडीएम आईडीएल अलग से आ रहे हैं पेरोल और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट के थ्रू, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यूआईपी अकाउंट के अंदर जो जाने होते हैं ना, वो जाने होते हैं अप्लाइड ओवरहेड्स, है ना। जो डब्ल्यूआईपी अकाउंट में फिगर क्रेडिट होनी है कि जी हमारे पास अब हमने ये फैक्ट्री ओवरहेड्स लगा दिए, वो किस फिगर पे जाने होते हैं, वो अप्लाइड पे। तो डेबिट साइड पे सारे एक्चुअल फिगर्स हैं, क्रेडिट साइड पे अप्लाइड है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास हर हाल में यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आई है ना। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है यानी कि अप्लाइड फिगर ज्यादा है, तो वो कहलाएगा ओवर अप्लाइड एफओएच, और वो कहाँ जाएगा, सीओजीएस के अंदर। डबल एंट्री उसकी क्या पास होगी, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है इस फिगर से, क्रेडिट क्या होगा, सीओजीएस। और अगर इसी तरह से ऑपोजिट सिनेरियो बन रहा है कि आपकी अप्लाइड वाली साइड कम है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अंडर अप्लाइड, और ये भी अल्टीमेटली जाएगा सीओजीएस में, लेकिन रिवर्स एंट्री हो जाएगी। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। तो अगर किसी को एफओएच करना चले, अच्छा हो गया कि हमने डिस्कस कर लिया। शाहरुख ने गलत किया हुआ था, करेक्शन आप सब कर लें अगर किसी ने यहाँ पे आई नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चले अब हम आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने सारे चीजें पढ़ ली, हमने डबल एंट्रीज उसकी देख ली, हमने एग्जाम्पल भी छोटी सी इसकी देख ली, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे पास कॉस्टिंग के अंदर बुक कीपिंग के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, ठीक है। बुक कीपिंग के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, और वो सिस्टम्स आपके पास क्या क्या हैं उनको जरा हम देख लेते हैं। क्या मतलब हुआ बुक कीपिंग है, हमने जर्नल एंट्रीज तो देख ली, हमने देख ली कि भाई हमने डबल एंट्रीज पास क्या क्या करनी है ना। लेकिन अब एक छोटी सी डिस्कशन है कि ये जर्नल एंट्रीज कौन पास करेगा, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का सोचते हैं, जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को देखते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस क्या होता है, हेड ऑफिस वो होता है जहाँ पे एडमिन स्टाफ बैठा हुआ है, जहाँ पे फाइनेंस के लोग बैठे हुए हैं, उनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट, है ना। ये वो है जो कि सेल्स का स्टाफ बैठा हुआ है वहां पे, है ना। तो ये लोग वो लोग हैं जो कि बेसिकली डायरेक्टर्स वहां पे बैठे हुए हैं, सारी मैनेजमेंट के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो रही है ना। तो हेड ऑफिस में बेसिकली क्या होता है कि जी आपका एक प्रोडक्शन के अलावा जो बाकी सारे काम हो रहे होते हैं, सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, वो हेड ऑफिस हम कहते हैं उस पर्टिकुलर जगह को, ठीक है, एरिया को। और दूसरा हमारा पोर्शन क्या होता है, दूसरा हमारा पार्ट होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री वो होता है जहाँ पे मशीनरीज लगी हुई है, जहाँ पे हमारा लेबर काम कर रहा है, मजदूर है वहां पे, है ना, वहां से हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस होके आ रहे हैं, राइट।
अब हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं, हो सकता है कि हेड ऑफिस और फैक्ट्री फिजिकली एक ही जगह लोकेटेड हो, है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग हो, वहीं पे छोटे से 2 3 4 कमरे हो, उसको हम कहेंगे भाई यहाँ पे एडमिन स्टाफ बैठता है, यहाँ पे फाइनेंस के लोग बैठते हैं। हो सकता है कि एक ही जो है लोकेशन पे ये दोनों हमारे जो है सेपरेट सेगमेंट्स हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के, वो दोनों एक ही लोकेशन पे फिजिकली मौजूद हो। और हो सकता है, जो कि प्रैक्टिकली ज्यादातर आप देखेंगे, तो क्या होता है कि आपका हेड ऑफिस एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का होता है कहीं और फैक्ट्री जो है ना वो कहीं और लोकेटेड होती है। ठीक है, अब वो उसके मुख्तलिफ रीजन है कि फैक्ट्री मुख्तलिफ फैक्ट्री की लोकेशन डिफरेंट क्यों है, हो सकती है उसकी वजह आपको खुद आइडिया होगा कि पाकिस्तान में जिस तरह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हमारी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ये वन ऑफ द रीजंस है ना, कि वो उसने जी जोन्स बनाए हुए हैं कि फैक्ट्रीज आप उधर करेंगे तो आपको बेनिफिट्स ऑब्वियसली बातें मिलेंगे, है ना। फिर इसके अलावा प्रोक्सिमिटी टू द पोर्ट, है ना भाई, अब प्रोडक्शन वहां से होके जब जैसे कराची वाले खासतौर पे उनको पता होगा कि जी जो हमारा केपीटी है वहां पे कराची पोर्ट ट्रस्ट पे बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जो वेस्ट वॉर्फ है स्पेशली, है ना। ठीक है जनाब, जो वेस्ट वॉर्फ है वहां पे आपको आइडिया होगा कि वहां पे सारी फैक्ट्रीज हैं, वहां पे फाइजर वाइट है, वहां पे मैंने भी जो है वो ऑडिट किया हुआ है काफी दफा। ठीक है, इसके अलावा वहां पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज फार्मास्यूटिकल्स वहां पे अच्छी खासी हैं। ठीक है, तो वजह क्या है, वजह है प्रोक्सिमिटी टू द पोर्ट, राइट, प्रोक्सिमिटी टू अदर ट्रांसपोर्टेशन के जो आपके पॉइंट्स हैं उनसे। तो आपको हो सकता है हेड ऑफिस के लिए हो सकता है आपको भाई रेंट बड़े हाई हैं, तो भी हेड ऑफिस आप किसी ऐसी जगह पे बना दें जहाँ पे इतना कोई रेंट ना हो, आपको छोटी सी जगह चाहिए, इतनी कोई बड़ी जगह चाहिए नहीं। लेकिन फैक्ट्री के लिए फिर आपको और दूसरे फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे कि भाई कोई ऐसी जगह हमें मिले, हमें बड़ी जगह चाहिए तो ऐसी जगह मिले जहाँ के रेंट और ज्यादा कम हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स आसपास नजदीक हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप एक जगह पे भी नहीं कर सकते, आप एक जगह पे भी आपका फैक्ट्री और हेड ऑफिस एक जगह पे भी हो सकता है, डिफरेंट जगहों पे भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स, राइट। तो अब जब इस तरह का कोई सिनारियो आ जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई अकाउंटिंग हो कहाँ रही है दोनों सिनेरियोज में, अगर हेड ऑफिस फैक्ट्री एक जगह पर है और हेड ऑफिस फैक्ट्री अगर डिफरेंट जगह पर है। अगर तो हेड ऑफिस और फैक्ट्री एक ही जगह पर मौजूद है, फिजिकली एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो फिर तो इतना कोई मसला नहीं है, बिल्कुल साथ साथ ही है दोनों, बल्कि एक ही समझें कि एक ही जगह एक ही लोकेशन है, एक ही पूरा एक ही सिस्टम वहां पे चल रहा है, एक ही जो है वो आपका इंटरनेट है, एक ही आपका लैन वैन जो भी है वो सारा एक ही आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो जो फैक्ट्री के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो जाके हेड ऑफिस में आराम से उनको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उनकी डबल एंट्री जो है वो हम हेड ऑफिस के जीएल में पास कर सकते हैं ना। ये भी हमारे पास सिनेरियो है कि हेड ऑफिस और फैक्ट्री का एक ही जनरल लेजर हो, बात समझ आ रही है, एक ही हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, उसके अंदर हम फैक्ट्री की भी डबल एंट्रीज पास करें, उसके अंदर हम हेड ऑफिस की भी डबल एंट्रीज पास करें। फैक्ट्री की डबल एंट्रीज क्या होती है, सारी कॉस्ट रिलेटेड, है ना, जो सारी कॉस्टिंग होती है वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, वो फैक्ट्री रिलेटेड हम कहते हैं। और हेड ऑफिस में हम कहेंगे ऑल अदर ट्रांजेक्शन, है ना, ऑल अदर ट्रांजेक्शन में आ गया कि जी आपका जो डेप्रिसिएशन है, ऑडिट फीस है, बैड डेट्स एक्सपेंस है ना, ये सारी चीजें सेल्स हो गई, ये सब चीजें आपकी कहाँ पे रिकॉर्ड हो, वो हेड ऑफिस के उसमें एम्बेड में आती है। तो आपके पास दो सिनेरियोज तो ये हो गए कि एक तो ये कि आपने हेड ऑफिस और फैक्ट्री का एक ही आप जीएल बनाए। दूसरा सिनेरियो क्या है, अब आपको पता है कि जी ऐसा भी होता है, क्या होता है कि जी फैक्ट्री कराची में लोकेटेड है और जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में, काफी सुना है इस तरह हमने, है ना, हेड ऑफिस का है। नॉर्मली कोशिश तो ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूनिलीवर की बात करूं तो यूनिलीवर का हेड ऑफिस जो है वो कराची में है, लेकिन यूनिलीवर की फैक्ट्रीज जो है वो लाहौर के आसपास भी मौजूद है, वो पंजाब में भी मौजूद है ना। तो अब क्या करें, अब उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो नहीं हो सकता, अब देखना अब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कितना फर्क आ जाएगा उसमें, कि फैक्ट्री कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो फिर सामान अपना सारा इंफॉर्मेशन भेजे, वाउचर्स अपने भेजे जो है वो हेड ऑफिस को, फिर हेड ऑफिस रिकॉर्डिंग करे, तो ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा डिफरेंस जो है वो जो है वो आ जाता है। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि फैक्ट्री का अपना जीएल हो, है ना, फैक्ट्री की अपनी अकाउंटिंग चल रही हो, हेड ऑफिस की अपनी अकाउंटिंग चल रही हो, हाँ टाइमली रिकंसिलिएशन होते रहे बिटवीन द टू लेजर्स,
बात समझ आ रही है ना? ऐसा भी ना हो कि दोनों डिस्कनेक्टेड हो, दोनों में कनेक्शन भी रहे। इज दैट क्लियर? अब डिफरेंट सिटीज में रखने का ये, अब हम थोड़ा सा उसमें साइड ट्रैक हो रहे हैं मोहसिन, ये किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जो जनरल रीजंस है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? ठीक है जनाब, तो कोई ना कोई इन दोनों में लिंक तो रहना चाहिए। अगर दो डिफरेंट जीएल्स भी मेंटेन हो रहे हैं, फैक्ट्री की अकाउंटिंग अलग हो रही है, हेड ऑफिस की अकाउंटिंग अलग हो रही है, तो दोनों हैं तो एक ही एंटिटी के ना, तो दोनों में एक लिंक भी रहना चाहिए। तो जो लिंक्ड अकाउंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग अकाउंट्स, ठीक है? और जो एक ही जीएल कहीं पे अगर मेंटेन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो ये चीज जो है ये मैं आपको कहूंगी कि आपने, इसका मैं रेफरेंस दूंगी आपके स्टडी टेक्स्ट से, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। और हम इसको एग्जांपल्स हम आएंगे पैक के ऊपर, लेकिन पैक के अंदर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उस तरीके से लगता है कि आप उसको एटलीस्ट खुद से जो है, जी अभी हम देख रहे हैं अब्दुल्ला, अभी काम हमारा शुरू हुआ है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है और इसको हम आते हैं इधर, किधर पहुंचे हम लोग, चैप्टर 3 पे पहुंचे हैं। अच्छा नहीं, चैप्टर 5 नहीं, चैप्टर 6 है फिर ये। चैप्टर 5 तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। स्टडी टेक्स्ट में कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन इज कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, ठीक है? तो हम इधर आ रहे हैं, किधर हम इधर आ गए, हमने यहाँ पे अच्छा खासा कवर कर लिया है। तो इधर हम आ जाते हैं, चलें, ये आपका कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम्स का सेक्शन है, ठीक है? अब इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, मैं पूरा तो ऑब्वियसली बात है रीड नहीं करूंगी क्योंकि हमने रीड तो करना नहीं, हमने तो प्रॉपर्ली चीजों को समझना है, राइट? तो आपके पास बुक कीपिंग के 2 सिस्टम्स अवेलेबल हैं, ठीक है? इसमें से आप वैसे तो 3 है, ठीक है? एक इंटीग्रेटेड है, एक इंटरलॉकिंग है और एक फुली इंटरलॉकिंग हम कहते हैं, ठीक है? तो इसको हम 3 कर लेंगे, लेकिन इसको इंटरलॉकिंग को हम फर्दर 2 में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? एक है आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है? दूसरा है आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम, ठीक है? और इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर फर्दर जो है वो एक सिंपल इंटरलॉकिंग है और एक आपके पास फुल्ली इंटरलॉकिंग है। बल्कि चले इसको मैं अलग से ही लिखवा देती हूँ, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम कहलाता है और एक कहलाता है फुल्ली इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो ये इंशाल्लाह हम एक एक करके देखेंगे। इंशाल्लाह इसको हमें 1-2 दिन और लगेंगे, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन पे हो सकता है सिर्फ कल का दिन लगे, ठीक है? और आप लोगों का, चले बिफोर आई फॉरगेट, आप लोगों का जो क्या नाम है, मिड टर्म होगा इंशाल्लाह। मिड टर्म आप लोगों का नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है और मिड टर्म में आपके कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन तक का सारे जो टॉपिक्स हैं वो शामिल है जितने हमने किए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, 2 ये हो गए। बेसिक्स भी आप रिवाइज करेंगे, नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम FAR1, ठीक है? उसमें सारी जो है वो बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की सारी चीजें, ठीक है जनाब? तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं, मटेरियल्स, ओवरहेड्स, लेबर, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। तो ये आपके पास 7 जो चैप्टर्स हमने अभी कर लिए हुए हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के टेस्ट होंगे, ठीक है जनाब? इज दैट क्लियर? तो सबकी आपने तैयारी पक्की रखनी है और इंशाल्लाह मिड्स के बाद हॉलीडेज किस खुशी में है बेटा? हाँ जी, मिड्स के बाद हॉलीडेज किस खुशी में? मिड्स की खुशी में? बस कर दें। नहीं जनाब, कोई हॉलीडेज नहीं है, आपको बताई गई है कोई हॉलीडेज? क्लासेस विल रिज्यूम फ्रॉम मंडे 9th of December। तो सिर्फ मिड्स वाले वीक में ऑफ है और बाकी सब में क्लासेस है। बस कर दें, आप कहते हैं सिलेबस नहीं टाइमली बेसिस पे कवर हो रहा और फिर कहते हैं कि छुट्टियां भी हों। छुट्टियां बस एक ही दफा मिलेंगी जिसमें वो मेरी वेकेशंस होंगी और आपकी क्या कहेंगे उनको, हॉलीडेज ही कहेंगे। और वो कब होंगी? फरवरी मार्च का महीना। मेरी जो है वो वेकेशंस होंगी बेटा, सब होगा। सारे चैप्टर्स जो हमने अब्दुल्ला किए हैं टिल कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। तो अगर हम इस उसमें एक और वैसे टॉपिक है वो देखेंगे कि अगर तो वो आसान हुआ और अगर हम वो कंप्लीट कर सके सैटरडे तक, जो कि हमारा है जॉब कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर एंड बैच कॉस्टिंग। तो वो अगर हमारा वो 2-3 दिन का ही चैप्टर है, तो अगर तो वो हम सैटरडे को कंप्लीट कर सके तो वो एक छोटा सा मैं सवाल उसमें डलवा दूंगी, ठीक है, मिड्स के अंदर।
अदरवाइज ये कि सो फार कॉस्ट एंड प्रोडक्शन तक ही आपका सिलेबस है, ठीक है। चले जी, तो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन को हम आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या हिसाब किताब है, तीन हमारे पास सिस्टम्स है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटरलॉकिंग है, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम है। इसको जरा हम स्टडी टेक्स्ट से एक नजर मार लेते हैं। हमारे पास अभी डेफिनेशंस वगैरह हैं, ठीक है, इसको अच्छा है याद कर लें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसमें एलिमेंट आ सकता है। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है, दे कैन बी डिफाइंड एज बेसिकली उसने काम अपनी बात शुरू की है कि हमारे पास दो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड है और इंटरलॉकिंग है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरलॉकिंग का एक फर्दर एक्सट्रीम क्या है, फुली इंटरलॉकिंग। तो बेसिकली दो ही कैटेगरीज हैं। तो उनको जब हम पढ़ते हैं, पहले हमने किसका देखना है, पहले हम इंटीग्रेटेड अकाउंट्स को देखते हैं, ठीक है। Integrated accounts can be defined as a single set of accounting records that provide financial and cost accounts using a common input of data. ये किस सिनेरियो में इस्तेमाल होता है ज्यादातर, जहां पे हमारा हेड ऑफिस और फैक्ट्री एक ही लोकेशन पे मौजूद हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर एक ही जीएल सिर्फ बनता है जिसमें हमारी हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और कॉस्ट की भी, फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो भी आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। अब आप जरा मुझे खुद सोचकर बताएं, इस ठीक है, इस सिस्टम मौजूद है, ये ऑल्टरनेटिव है, वैलिड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आपको कोई डिस्क्रिपेंसी क्लिक कर रही है? एक मेजर डिस्क्रिपेंसी इसमें क्या हो सकती है, मतलब जीएल एक ही मेंटेन कर रहे हैं, फैक्ट्री और ओवरहेड की अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। याद रखिएगा, हेड ऑफिस, सॉरी फैक्ट्री और ओवरहेड बोल दिया, फैक्ट्री और हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस की अकाउंटिंग से मुराद क्या है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हेड ऑफिस की अकाउंटिंग से मुराद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। हेड ऑफिस से मुराद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फैक्ट्री से मुराद है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मुझे एक बात बताइए, क्या फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई मतलब कोई डिफरेंसेस है? नहीं जनाब, मुझसे नॉट स्पेशलाइजेशन। क्या फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं पे खुला तजाद आ सकता है? कहाँ पे आ सकता है, बताइए जरा, कहाँ पे, जल्दी बताइए कहाँ पे, मैं वो स्पेसिफिक। वेरी गुड मुनीबा, बेहतरीन हो गया, वेरी गुड। अब मुझे बात बताएं, नहीं कॉस्ट पर यूनिट पे नहीं, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, वेरी गुड। नहीं, मुझसे जवाब ये नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट भी अब हेड ऑफिस में ही बैठा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि कॉस्ट अकाउंटिंग हो नहीं रही, हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों एक ही जीएल में कर रहे हैं। अब वहां पे मेजर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिपेंसी या सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट कहां पर आएगा, आपको ये बात पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही फॉलो करना है, यस। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, वेरी गुड उस्मान, बेहतरीन हो गया। अब हेड ऑफिस यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होनी है ना, वो होनी है मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे, है ना। उसके अंदर आपका फिक्स्ड ओवरहेड भी एब्जॉर्ब होना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में जो बंदा बैठा हुआ है, जो हमारा कॉस्ट, जो हमारी मैनेजमेंट है, वो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए चाह रही है मार्जिनल अकाउंटिंग, है ना। वो चाह रही है कि हमारी जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो वो हो मार्जिनल के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। अब उसमें फिर हमें बहुत ज्यादा स्यापे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास होंगे। तो एक ये हम लोगों ने साथ ही डिस्कस ये भी कर दिया कि भाई अगर एक ही जीएल आप मेंटेन कर रहे हो, एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉलो कर रहे हो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास ये थोड़े बहुत मसले मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन उसने दूसरा किस तरह से क्या बताया, अ सिस्टम वेयर ऑल इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग इज केप्ट इन अ सिंगल सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द एंटिटीज बुककीपिंग सिस्टम। जनरल लेजर एक है जिसमें हमारे पास कॉस्ट अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इसको जरा हम एक दफा इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। हमारे पास इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने डायग्रामेटिकली उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको रीड करवा रही हूँ। आप लोग अपने पास भी नोट कर लें कि आप लोगों को मैं बताऊं, बोलूंगी अब ये रीड करने का यहाँ से, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स क्या हो सकता है, इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, है ना। एक ही जीएल रखो, एक ही एंटिटी है तो एक ही जीएल रखें, वहां पे फाइनेंशियल सिस्टम अकाउंट्स भी मेंटेन हो रहे हो और कॉस्ट अकाउंटिंग भी वहीं पे मेंटेन हो रही हो, ठीक है। रिमूव्स द नीड टू रिकंसाइल द टू डिफरेंट सिस्टम्स। अब जिस तरह मैंने आपको कहा, आपको मैंने वर्बली ये बताया था कि अगर हमारे पास फैक्ट्री की अकाउंटिंग अलग हो रही है, हेड ऑफिस की अकाउंटिंग अलग हो रही है, तो हमें उनको टाइमली बेसिस पे कहीं ना कभी ना कभी रिकंसाइल या इंटरलिंक जरूर करना पड़ेगा, है ना।
तो अगर एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो, मतलब एक ही उसमें सिस्टम में दोनों अकाउंटिंग हो रही है, तो हमें रिकंसिलिएशन के ऊपर अपना दिमाग नहीं और आपको पता है रिकंसाइल करना कितना मुश्किल होता है ना। आपको पता है कि दोनों दो चीजों को मैच करना कितना मुश्किल हो जाता है, बीच में अगर वो मैच ना करे तो बंदा फिर खप ही जाता है, इन्वेस्टिगेट करवाता है कि भाई क्यों रीजन फॉर डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेड ऑफिस में अकाउंटिंग होते हुए कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई, फैक्ट्री में कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई, कि ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो गई, तो वो फिर सारी चीजें फिर वो सारे मसले मसाइल। लेकिन एटलीस्ट उसमें एक ये जो है वो रिकंसिलिएशन का एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होता है कि एरर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, राइट। लेकिन एटलीस्ट रिकंसिलिएशन पे जो हम लोग अपना टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी अवॉइड हो जाती है। अ सिंगल कंसिस्टेंट प्रॉफिट फिगर इज अवेलेबल, एक ही जीएल मेंटेन हो रहा है, एक ही जीएल से एक ही ट्रायल बैलेंस बनेगा, एक ही ट्रायल बैलेंस से एक ही सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, और वो जो है आपके पास एक ही फिगर प्रॉफिट फिगर आएगी। जाहिर सी बात है आपको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट डिफरेंट होती है, फाइनेंशियल की डिफरेंट हो सकती है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन स्पेशली, राइट। तो चलते हैं आगे, फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, वो ये कह रहा है यूजिंग अ सिंगल सिस्टम फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड द प्रोविजन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी। For example, inventory must be valued at full absorption cost for external reporting purposes in accordance with IS2। तो IS2 क्या कहता है, absorption costing follow करनी है, फिक्स्ड ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट हर हाल में। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि नहीं जी फिक्स्ड ओवरहेड्स को नहीं अब्सॉर्ब करना, बट मैनेजमेंट माइट रिक्वायर मार्जिनल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं सिंगल एक ही जीएल मेंटेन करने के लिए, है ना, ठीक है जनाब। तो ये आपके पास डिसएडवांटेज आ जाता है इसका। अब इसको इन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो जीएल इन्होंने एक इलस्ट्रेशन टाइप की बनाई हुई है, ये जनरल लेजर है ना। जनरल लेजर क्या होता है, जहाँ पे सारे टी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, तो एक ही जीएल है। आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको कैश और पेबल्स का अकाउंट भी नजर आ रहा है, रिसीवेबल्स है, सेल्स है, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये कॉस्टिंग से रिलेट करते हैं, है ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, WIP, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट कर रहा है। इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई ना। तो ये जो 3-4 आपके पास अकाउंट्स नजर आ रहे हैं, ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट कर रहे हैं, और ये एक ही जीएल में मेंटेन हो रहे हैं, ये बाकी सब लेजर्स के साथ मिलके मेंटेन किए जा रहे हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। तो एक ही जीएल में ये सारे जो है वो हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, कॉस्टिंग के जितने भी हमने अकाउंट्स पढ़े वो भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास बाकी सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स भी मेंटेन हो रहे हैं। अब आपका होम असाइनमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है 2.2, ये आप लोगों ने रीड करनी है, समझ लें इसको, खुद से पहले सॉल्व कर लें। क्या कह रहा है ये, इसने आपको यहाँ पे नहीं नहीं एग्जैक्टली नहीं 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 मोशन, इसका मतलब वो नहीं है, अभी हम उसको करेंगे डिस्कस, रिकंसाइल भी करना सीखेंगे, ठीक है। जो रिकंसिलिएशन वाली बात है वो इंटर लॉकिंग अकाउंट्स के अंदर इन्वॉल्व होगी ना, तो वो जब इंटरलॉकिंग में आएंगे तो फिर हम रिकॉन भी देखेंगे कि क्या मतलब है रिकंसिलिएशन का। रिकॉन का कोई खास ऐसा कोई स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं बनेगा, वो रिकंसिलिएशन इज थ्रू हमारा जो हेड ऑफिस कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। चले जी, अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता दी है सब समझाने के लिए कि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स पे देखें जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी, वो तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, है ना। जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी वो तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, वो तो हर सिस्टम में सेम होंगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। इशुएंस ऑफ लेबर के टाइम पे क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ मटेरियल के टाइम पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की क्या डबल एंट्रीज पास होंगी, ओवर अंडर एब्जॉर्ब की डबल एंट्रीज पास क्या होंगी, ये सारी जर्नल एंट्रीज तो बिल्कुल सेम है। इंटरलॉकिंग में भी यही होंगी, इंटीग्रेटेड में भी यही होंगी। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये डबल एंट्रीज कहाँ पास होंगी, किसके जीएल में पास होंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये डबल एंट्रीज, ये जो सारी कॉस्टिंग से रिलेटेड डबल एंट्रीज हैं, इनके अलावा भी तो डबल एंट्रीज होती है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या डबल एंट्रीज होती है सेल्स अपनी, फॉर एग्जांपल समझ लें कि जी ऑडिट फीस की, बैडेड एक्सपेंस की, बैडेड एक्सपेंस की क्या डबल एंट्री होती है जी, बैडेड एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। तो वो तो डबल एंट्री यहाँ पे कहीं पे आई नहीं रही, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये वो कॉस्टिंग से रिलेट नहीं कर रही,
तो वो डबल एंट्रीज भी साथ साथ पास होंगी। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज हैं। तो अभी जो हम जो सिस्टम देख रहे हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक ही जीएल में कॉस्ट अकाउंटिंग की भी जर्नल एंट्रीज पास हो रही हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी जर्नल एंट्रीज पास हो रही हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने रीड करना है। ये कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, ओपनिंग इन्वेंट्रीज दे दिया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। मटेरियल्स का उसने बता दी कि हमने परचेज इतने का किया, हमने इश्यूज टू प्रोडक्शन इतने का किया, 30,000 केजीज है, उसके आगे फिगर नहीं दी हुई, उसके आगे बताया हुआ है कि फीफो। तो क्या करना है, इश्यूज को आपने फीफो पे वैल्यू करना है। ठीक है, ये देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को समझ में आता है, कितनों को नहीं आता। लेबर जो है पेड इतना है, अब ये बड़े मजे की बात है, पेड इतना है, प्रोडक्शन इतने की है। अब देखिए जरा, लेबर जो आपने पे किया ना वो 16,000 घंटे के हिसाब से पे किया, 96,000 रुपीज, और प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ 15,000 घंटे लगे हैं लेबर के। तो बताइए ये डिफरेंस क्या आ रहा है? पिछला भी होगा, नहीं जनाब ये नहीं है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, पिछले वाली बात नहीं हो रही। आपको इन्होंने कुछ बताया, वह हिंट दी भी है कि कोई ओपनिंग अक्रूड भी हो सकता है, कोई ओपनिंग अक्रूड हो ना पेरोल का। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने 16,000 घंटे की पेमेंट किया, हालांकि प्रोडक्शन के अंदर, डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर तो सिर्फ 15,000 घंटे लगे, जो 1,000 घंटे किसके हो गए, इनडायरेक्ट लेबर के। इज दैट क्लियर? 1,000 घंटे जो है वो इनडायरेक्ट लेबर का हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड उसने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर, ये अप्लाइड एफर्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। कंप्लीटेड प्रोडक्शन है 4,000 यूनिट्स। रॉ मटेरियल्स का वो कह रहा है सी अबव, फिगर नहीं दी हुई, क्यों नहीं दी हुई, क्योंकि वो आप कैलकुलेट करेंगे, है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग रॉ मटेरियल था जी 10,000 किलो, और इसके आगे फिगर भी दी हुई है, परचेजेस की अमाउंट भी दी हुई है। इश्यूज टू प्रोडक्शन का देखते हैं हम क्या करते हैं, तो वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस हो व्हाटसोएवर, कोई तरीका निकालेंगे इसको सॉल्व करने का। वर्क इन प्रोसेस जो है वो निल है। फिनिश गुड्स उसने आपको दे दिए थे 500 यूनिट्स है। ठीक है जनाब, तो इसकी भी आपने वैल्यूएशन करनी है, किस बेसिस पे करनी है, फीफो के बेसिस पे करनी है। ठीक है, फिनिश गुड्स की क्या होगी, जो प्रोडक्शन है और सेल्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सेल्स का वो स्टॉक लेजर कार्ड बना ले, या स्टॉक लेजर कार्ड बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें मतलब डेट वाइज तो इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, सिंपल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेल्स रेवेन्यू उन्होंने दिया हुआ है 5,40,000 का। ठीक है, तो इसको आपने जर्नल एंट्रीज जो आपने पास करनी है, दिस इज समथिंग दैट यू गोइंग टू सॉल्व या रीड कर लें, या इसको प्रॉपरली स्टडी कर लें। दिस इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे। ठीक है, ये है इलस्ट्रेशन है, ये सेक्शन है 2.2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं आप लोगों से ये जरूर पूछूंगी कि आप सबने ये पढ़ा, ठीक है, और पढ़ा तो इसमें कितनों को कोई प्रॉब्लम आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, और इसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस भी हैं जो कि आपको लग रहा है कि बड़ी सिंपल है, लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स को सिंपल एज दैट एक ही जीएल मेंटेन करा। जब हम इंटरलॉकिंग पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ज्यादा जो डिफरेंस वाजे होगा। अभी इंटीग्रेटेड में इतनी कोई खास हमें कोई चीज पता नहीं लग रही कि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, उससे अभी क्या कोई खास डिफरेंस है जो हम कर रहे थे और अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो जब हम इंटरलॉकिंग पे आएंगे तो डिफरेंस आपको इंशाल्लाह वाजे हो जाएगा फिर। तो 2.2 एग्जांपल इज योर इलस्ट्रेशन, इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट। अब इसको मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं एलएमएस पे सेक्शन बना रही हूँ, उसको अपलोड करेंगे, उनके सोल्यूशन आपके सामने ही, आप छापा मार के भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये अब आप लोगों की ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं। अनस आप अपने सवाल पूछ लें, अगर ऑडिट की क्लास आपकी नहीं है, अदरवाइज आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लें। और बेटा देखिए कोशिश क्या करेंगे, जो सवाल हम कर रहे हैं ना उस पर पहले स्टिक करें, और फिर उसके बाद जितने भी मेरे से सवाल पूछने वो अलग से पूछ लिया करें। ठीक है, मतलब अलग से इन द सेंस क्लास के एंड पे या फिर व्हाट्सएप पे अलग से पूछ लें, मर्जी है आपकी। जी अनस आर यू देयर? अगर आपकी ऑडिट की क्लास नहीं है तो आप अपना सवाल अभी पूछ लें। अनस 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 नहीं, अनस ऑफलाइन हो गए। चलें जी, अनस तो ऑफलाइन ही हो गए। चलें जनाब, इंशाल्लाह जी जनाब, बिल्कुल जाएं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और व्हाट्सएप रिप्लाई आप मुझसे, आपने मेरे से सवाल पूछे हैं हमजा, मुझे मैसेज किया हुआ आपने? अच्छा मैं देख लेती हूँ, ठीक है जी। चले जनाब, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।